प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहे, जहां पर काशी के लोगों को 1583 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री ने भारत और जापान की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री योशिहिदे उस समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे, तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो इस रुद्राक्ष प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से शामिल रहे। वहीं जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन करने पर पीएम मोदी को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि वाराणसी शहर का जापान के साथ घनिष्ठ संबंध है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित शिकायत विश्लेषण आवेदन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डीआरडीओ ने पिछले कुछ समय में काफी काम किया है। इस संगठन ने सैन्य उपयोग में आने वाले रोबोट, नेत्रा जैसे एप्लीकेशन, चेस्ट एक्सरे से कोविड का पता लगाने वाले आत्मन एआई जैसे उपकरण विकसित किए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष भी सक्रिय हो गया है। 16 जुलाई को प्रियंका गांधी भी यूपी पहुंच रही है और इसके अगले दिन यानी कि 17 जुलाई को वे महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगी। कांग्रेस महंगाई युवाओं के मुद्दों पर लगातार हमलावर है। पंजाब कांग्रेस में काफी समय से चल रही उठापटक के बाद अब वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू का प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने सिद्धू के नाम पर मुहर लगा दी है। इसे लेकर पार्टी जल्द ही घोषणा भी कर देगी। वहीं पंजाब में 2 अंतरिम अध्यक्ष होंगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रहे मानवाधिकार आयोग ने कोलकाता हाईकोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की है। आयोग ने हिंसा को लेकर अदालत से कहा है कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चलता है। बंगाल हिंसा के मामलों की जांच राज्य से बाहर की जानी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कमेटी की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि यूपी में कानून का राज नहीं बल्कि हालात में वहां पर कितने आयोग भेजे जा चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 19 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान कोविड संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें सत्र के दौरान संसद परिसर में प्रवेश से पहले आरटी-पीसीआर जांच करवाने को कहा जाएगा। सेडिशन लॉ यानी कि राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजों के जमाने का कॉलोनियल कानून बताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि अब देश में इस कानून की क्या जरूरत है। अदालत ने ये भी कहा कि संस्थानों के संचालन के लिए कानून बहुत गंभीर खतरा है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हम उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी का स्वागत करते हैं। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया कोरोना की चपेट में आ गई है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत समेत 2 खिलाड़ियों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। सूत्रों के मुताबिक अब टीम इंडिया का एक सपोर्टिंग स्टाफ भी संक्रमित मिला है। साथ ही इनके संपर्क में आए 3 कोचिंग असिस्टेंट को भी आइसोलेट कर दिया गया है। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका प्रकट की जा रही है और इससे निपटने की तैयारियां भी हो रही हैं। और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि तीसरी लहर शुरुआती चरण में आ चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख गैब्रियेसस के हवाले से संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डेल्टा संस्करण अब 111 से भी अधिक देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम में लगी आग 3 दिन तक शांत रहने के बाद आज यानी गुरुवार को फिर से भड़क गई। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में फिर बढ़ोतरी की है और डीजल के भी रेट बढ़ा दिए हैं। आज पेट्रोल 31 पैसे से लेकर 39 पैसे और डीजल 15 पैसे से लेकर 21 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। मध्य प्रदेश में 9 अगस्त से विधानसभा का 4 दिनी मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सत्र की अवधि पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा है कि मानसून सत्र की अवधि 4 दिन रखी गई है, जो कि नाकाफी है। कांग्रेस का कहना है कि महिला हिंसा, नियमावर हत्याकांड, फसल बीमा, बिजली बिल, कोरोना में स्वास्थ्य विभाग की विफलता जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए कम से कम 15 दिन का सत्र बुलाना चाहिए था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक हुई और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मक्का और गन्ना से एथेनॉल तैयार करने के प्लांट की स्थापना के लिए पूंजी निवेश के प्रस्तावों को परीक्षण के बाद जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि उद्योगों की समस्याओं को दूर करने के लिए समितियों का गठन किया जाए।
दिग्विजय सिंह की अयोध्या मंदिर ट्रस्ट की भंग करने की मांग पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आस्था की बात पर दिग्गी ऐसे ही सवाल खड़े करते रहे। वहीं महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर गृहमंत्री ने इसे कांग्रेस की देन बताया। गृहमंत्री ने आईटी एक्ट पर कहा कि आतंकी और अवैधानिक गतिविधियों पर आईटी एक्ट काम करेगा। ग्वालियर में जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली, लेकिन उनके कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। मंत्री जैसे ही बैठक से बाहर निकले, कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दूर दूर तक नजर नहीं आया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। बड़वानी में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वो लोगों के गुस्से का कारण बन गए। प्रेम सिंह की विधानसभा के युवक ने जब योजना का लाभ नहीं मिलने की बात बताई तो मंत्री जी भड़क गए। ये तक कह दिया कि होशियार मत बनो। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में मेयर और अध्यक्षों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने जानकारी दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण और वैक्सीनेशन की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में चुनाव कराना संभव है। सुकमा एसपी ने जिले में धर्मांतरण को रोकने के लिए पत्र लिखा है। एसपी ने लिखा है कि कई मिशनरियां जिले में बैला फुसलाकर आदिवासियों को धर्मांतरित कर रही हैं और इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि सरकार के सुरक्षा में आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा है। वहीं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण नहीं हो रहा है।